अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयमा खोसा और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, नजम सेठी साहब। और कन्वीनियंटली हमारे शो का नाम है सेठी से सवाल, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि हम सेठी साहब को टेलीविज़न पे देखते हैं, उनका तज्ज़िया हम फ्राइडे टाइम्स में हर फ्राइडे पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कुछ सवाल होते हैं जिनका हमें जवाब चाहिए होता है। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम सेठी साहब को अपने स्टूडियो में बुलाएं और आप अपने सवाल हैशटैग सेठी से सवाल पर भेजें और यहाँ पर सेठी साहब इन सवालों के जवाब देंगे। तो सेठी साहब, आर यू रेडी? रेडी। चले सर, पहला सवाल फिर आपके पास आ रहा है ज़ुहैब अनवर साहब की तरफ से। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं, स्पेसिफ़िकली क्योंकि आप नवाज़ शरीफ की हुकूमत पे आपने काफ़ी लीनियंसी शो की थी। क्या कोई वेंडेटा है आपका? ओह, अच्छा, ये पहला ही बाउंसर आपने करा दिया। ज़ोहेब भाई, ऐसे है कि मैं बिल्कुल कोई वेंडेटा नहीं है, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का काम ये है कि वो एक मुंतखब हुकूमत को अकाउंटेबल रखे और आवाम के बिहाफ पे बोले और सवाल पूछे। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं सवाल, ये मेरा हक़ है कि मैं हुक्मरान तबसे से सवाल पूछूं। अब आई बात कि मैं किसके ख़िलाफ़ हूँ या नहीं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं। अलबत्ता ये बिल्कुल सही है कि हर हुक्मरान ये समझता है कि जो भी उसके ख़िलाफ़ बोले या टेढ़े सवाल पूछे वो उसके ख़िलाफ़ होता है। अर्ज़ ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुझे जेल में डाल दिया। क्यों डाला? ज़ाहिर है मेरी अकाउंटेबिलिटी की जो इशू था वो उनको पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब ने डाल दिया। कुछ ज़ाहिर है मैंने कुछ किया होगा ना, उनके कुछ टेढ़े सवाल पूछे होंगे, उन्होंने भी अंदर डाल दिया। और नवाज शरीफ साहब ने भी अंदर डाल दिया। बड़े टेढ़े सवाल मैं पूछ रहा था उनसे। वो सब यही समझते थे कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, मेरा कोई वेंडेटा है। अब खान साहब हुकूमत में आए हैं तो खान साहब भी यही समझ रहे हैं कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जाते जाते मैं ज़िक्र ज़रूर ये कर दूँ कि अगर किसी को कोई वेंडेटा है तो हो सकता है कि खान साहब को हो। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरी तो बड़ी अच्छे तल्लुकात से खान साहब के साथ। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले, 2013 की इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले, मैंने खान साहब की एक इंटरव्यू की थी। वो मेरे घर आए थे, मेरा स्टूडियो घर में था, वो आए थे और मैंने उनकी इंटरव्यू की। 2 पार्ट्स में चली और वो ट्रेंड बन गया। और मुझे खान साहब का टेक्स्ट मैसेज आया कि भाई ऐसी इंटरव्यू आज तक किसी ने नहीं की। मतलब ये था कि बड़ी सिंपैथेटिक इंटरव्यू थी, इसीलिए पसंद आई, इसीलिए पीटीआई के दोस्तों को पसंद आई। अगर कुछ टेढ़े टेढ़े सवाल पूछता और उनको रुलाता तो ज़ाहिर है मुझे वो पसंद नहीं आनी थी। मगर मैंने फेयर सवाल पूछे, उन्होंने फेयर जवाब दिए। उसके बाद इलेक्शन के दौरान जब मुझे मुंतखब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो सब सियासी जमातों का उसमें अग्रीमेंट थी, कंसेंसस था, खान साहब का भी। और इलेक्शन के दौरान भी खान साहब के छोटे छोटे कंप्लेंट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ पंजाब में, जिसको मैंने पूरा किया। तो मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे और इलेक्शन के बाद भी पूरा 1 साल बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, कोई बात ही नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि खान साहब ने अनाउंस किया कि इलेक्शन रिग थी और मेरे ऊपर 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा दिया। 2 साल वो 35 पंचर घूमता रहा। जहाँ मैं जाता था मुझे 35 पंचर लोग याद दिलाते थे। तो ज़ाहिर है आप सोचिए मेरे पे क्या गुजरा होगा। फिर भी मैंने कड़वा घूट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको गलत फहमी है, किसी ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो दिन आया कि इन्होंने हामिद मीर के शो पे बैठ के एक दिन कह दिया, भाई मैंने तो एम ही कह दिया था, और सियासी बयान था वो। आप सोचिए 2 साल मेरे पे क्या गुजरा और इन्होंने कह दिया कि मैंने तो सियासी बयान दिया था। आगे आइए, जब मैं पीसीबी में आया तो इन्होंने पूरी एक मुहिम मेरे ख़िलाफ़ चला दी कि इनको रिवॉर्ड मिला है, पता नहीं किस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। और फिर पीएसएल के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की, जबकि सारी अवाम पीएसएल की तरफ देख रही थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। और खान साहब पर टीचर प्लेयर्स की बात कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ तो मुनासिब ही नहीं है ये बात कि आप क्रिकेट पाकिस्तान वापस लेके आए, यहाँ तो बहुत ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन है और आज का दिन है, मैं बिल्कुल खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। खान साहब को चाहिए अपना रवैया तब्दील करें। हमारा जॉब है कि हम टेढ़े सवाल पूछें और वो जवाब दें। और एक्चुअली बेस्ट जवाब क्या होता है? वो मुझे जवाब देने से कुछ नहीं बनेगा, आवाम को जवाब देना है। आपकी कारकर्दगी सारा वक्त आवाम के सामने है। अब देखिए वो सहाफ़ी जो कि खान साहब के हक़ में बोलते थे जब खान साहब अपोजिशन में थे, वो भी आज खान साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या उनकी टीम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है। हुकूमत में बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, बड़ी अयाशियाँ भी होती हैं और बहुत ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, मगर आखिर में
سارا میڈیا کا فوکس حکومت پہ ہی ہوتا ہے, ساری عوام کا فوکس حکومت پہ ہوتا ہے. اس لیے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. کل کو نواز شریف صاحب حکومت کریں گے تو ان کے اوپر بھی اسی قسم کی کڑی نظر رکھی جائے گی. اگلا سوال ہے شاہد شفیع صاحب کی طرف سے, اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جنرل پرویز مشرف کو کبھی پھانسی ہوگی؟ ارے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-3 باتیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل صاحب نے مارشل لاء لگایا, مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت کی عدالتوں نے, سپریم کورٹ نے خصوصاً, اس کو لیجیٹیمائز کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پہ الزام لگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اسیسینیشن میں ان کا کوئی ہاتھ ہے یا کوئی رول ہے, اور کیس بھی چلا. مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی اس میں ابھی تک کوئی پکی ایویڈنس سامنے نہیں آئی ہے. کب سے یہ دونوں چیزیں چل رہی ہے, ایک ٹریزن ٹرائل چل رہا ہے اور ایک یہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹرائلز جو ہیں وہ کہیں نہیں پہنچیں گے. پہلی بات تو یہ, کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک ایکس چیف کے اوپر کوئی اس قسم کے انجام پہ لے کے آئے. ساری فوج کی موٹیویشن, اس کی انسپریشن, اس کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فوجیوں کو فوج خود ٹرائی کرتی ہے, سویلینز کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ٹرائی کریں. یہ آرمی لاء ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر سزا بھی دینی ہو تو خود دیتی ہے اور اس کے فیصلے خود کرتی ہے, کیونکہ وہ بہتر جانتی ہے کہ ڈسپلن, موٹیویشن, فوج کی عزت, یہ سب چیزیں بیلنس میں ہوتی ہیں. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرف صاحب کو کنوکٹ کیا جائے. پھانسی دینے والی بات آپ کر رہے ہیں, وہ تو سوال ہے, اس کا تو سوچیے بھی نا. اگلا سوال زاہد حسین راجپوت آپ سے پوچھ رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھابھی کی ناراضگی سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ کوئی اس دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو ایک ہی چیز لگتی ہے. چلیں سر, پھر اگلا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میڈیا پہ بحران کب ختم ہوگا؟ میڈیا کا بحران ختم نہیں ہوگا اور بڑھے گا. اس کی بھی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ پرانا میڈیا نہیں ہے, یہ نیا میڈیا ہے. پرانے میڈیا کے اندر جرنلسٹ جو تھے وہ مالک بن گئے تھے. انہیں پھر بھی کچھ جرنلزم کا کچھ پتہ تھا, کچھ کے تقاضے کیا ہیں, میڈیا فریڈم کیا ہے, ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. وہ میڈیا نہیں رہا. آج کل کے میڈیا میں جو مالکان ہیں زیادہ تر وہ بزنس مین ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میڈیا میں آ گئے ہیں. اس لیے ان کے مفاد جو ہیں وہ جرنلزم کے ساتھ نہیں ہیں اتنے جتنے پروفٹ میکنگ کے ساتھ ہیں یا انفلوئنس پیڈلنگ کے ساتھ ہیں. اس لیے ان کے لیے کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لینا ممکن نہیں ہے. ان کے لیے جرنلسٹ ایتھکس امپورٹنٹ نہیں ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بحران ہے اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے.